बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भैया जी। कहीं में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर मैं आपके बीच में हाजिर हूं। ठंडक, हाँ उसमें तो ठंडक है, लेकिन मुद्दे में भी उतनी ही गर्मी, हाँ, और उसी लिए आप तमाम सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। अब आप मुझसे पूछेंगे कि पार्लियामेंट कितना चला, कितना काम हुआ, तो आंकड़े आपके पास भी हैं, आंकड़े मेरे पास भी हैं। 54% लोकसभा में, 41% राज्यसभा में, कुल मिला के 107 बैठकें हो पाई, लेकिन बाकी समय जो है चला गया। जी, यही कुछ होता रहा और बहुत मां समझाती रही, मान जाओ, बच्चा जो था हल्ला मचाता रहा। बहरहाल मां ने कहा कि कितनी देर तक सहे, बच्चे को उसने गोद से उतार दिया। लेकिन ये अभी नहीं हुआ, पटरी पे गाड़ी है और पटरी पे गाड़ी रखनी है। मां समझा रही है बेटे को कि चुप हो जाओ, थोड़ी देर मेरे पास बने रहो, और यही कुछ होता रहा। बहरहाल संसद का सत्र जो विंटर सेशन है वो खत्म हो गया, लेकिन मैं आपके बीच में मौजूद हूं बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए। कहां से आना हुआ आपका, कहां से आए? सर मैं गया बिहार से हूँ। गया बिहार से, बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका? एंजल। एंजल, एंजल बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो में। एंजल आ गए तो अब तो बस बढ़िया ही है, सब कुछ अच्छा ही है। हाँ जी एंजल, क्या कर रही हैं? मैं यहाँ LSR कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। LSR कॉलेज की, बहुत दुनिया का, देश का माना हुआ रेप्यूटेड कॉलेज है, वहां से एंजल मौजूद हैं। तो एंजल कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ लग रहा है दिल्ली के बारे में बोलना चाहिए, आसपास के बारे में बोलना चाहिए, गया के बारे में बोलना चाहिए, देश के बारे में बोलना चाहिए, कुछ मन है बोलने का? सर ये प्लेटफॉर्म तो बहुत बड़ा है। दिल्ली में आकर अब तक तो अच्छा ही लगा है, पर इस मन से मैं बस क्या ही कहूँ। बहुत अच्छा, तुम देखते रहो, अपने आप ही मुद्दा सामने आ जाएगा कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है। जी, ये परिवार कहाँ से आया है, कहाँ से आना हुआ? यहीं से। दिल्ली से ही है। क्या नाम है बेटा? स्नेहा। स्नेहा, बहुत बहुत शुभकामनाएं स्नेहा, नए साल का बहुत बहुत शुभकामनाएं। बस अब आ ही गया, उसमें कुछ बचा तो है नहीं। हाँ, मुझे भी, तो आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेटा कहाँ से आना हुआ? गुड़गांव। गुड़गांव से, गुरुग्राम से, है ना? बहुत बहुत शुक्रिया, बदलते वक्त के साथ रहा करो, है ना, नाम वाम याद रखा करो ठीक से। जी, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। क्या कर रहे हो बेटा? स्टडी। स्टडी में नहीं, स्टडी तो कर ही रहे हो। स्टडी क्या कर रहे हो? जैसे वो LSR कॉलेज से पढ़ रही हैं, आप कहाँ से पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो? यहाँ से नहीं पढ़ रहे हैं हम, कहाँ से पढ़ रहे हो? बाहर से, नागपुर। नागपुर से पढ़ रहे हो। जो नागपुर से इंजीनियरिंग कर रहे हो? हाँ, तो जब से ही नागपुर नाम लिया मैं समझ गया कि इंजीनियरिंग कर रहे होगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुछ मन में आए तो जरूर बोलना, अगर बात बन जाए, कुछ लगे कहना है तो जरूर कहिएगा। मैं बातचीत का सिलसिला जोड़ रहा हूं और तमाम सारे लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं। आप कहाँ से आए साहब? जी मैं फिरोजाबाद से हूँ। फिरोजाबाद से। परेशान कहाँ हैं इतना? नहीं सर मैं ठीक हूँ। ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है ना। बातचीत शुरू कर दे, फिर थोड़ी बहुत बातचीत जो कर सकते हैं वो करेंगे। आप कहाँ से हैं? लखनऊ से। क्या बात है, क्या मिजाज है, कैसी हैं आप? अच्छे हैं। क्या नाम है? अनीता गौतम जी, बहुत बहुत स्वागत है। कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ दिल्ली और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आके। पहली बार दिल्ली आई हैं? अरे वाह, क्या बात है, दिल्ली आई पहली बार, और भैया जी कहीं में शो में भी आ गई आप, बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुभकामनाएं। लखनऊ में कहाँ रहती हैं? ये वृंदावन योजना में रहती हूँ। वृंदावन योजना। अब ये नया वाला लखनऊ जो है, मैं बहुत उससे परिचित नहीं हूँ बहुत ज्यादा, क्योंकि छोड़े हुए काफी वक्त हो गया। अब यही हो सकता है कि माँ और बेटे बने रहें, और या थोड़ी देर, जितनी देर भी बन सकते हैं। आप ही के साथ हैं परिवार? कहाँ से आना हुआ? मैं न्यूज़ 24 में काम करता हूँ। न्यूज़ 24 में काम करते हैं, बहुत अच्छी बात है भैया। पत्रकारों का स्वागत होना चाहिए, और हमारे आपस में बीच में ऐसे हो गए हैं कि कोई दूसरे चैनल वाला या दूसरी पत्र पत्रिकाओं वाला आ जाए तो एंटरटेन नहीं होता, लेकिन होता है, मेरे शो में होता है। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं भैया। कहाँ पे? न्यूज़ 24 में, यहीं दिल्ली में काम करते हैं? फिल्म सिटी नोएडा। फिल्म सिटी नोएडा में, बहुत अच्छा लगा। क्या काम करते हैं, डेस्क पर हैं या MCR में? ये MCR में है, तो बहुत अच्छा है भैया, स्वागत है। देखो जब तक मन है, बच्चा थोड़ी देर में चुप हो जाएगा, और ना तो हो ऐसा करो कि पत्नी को यहीं रहने दो और तुम छुपा लाओ बच्चों को। बच्चों को छुपाना जानते हो? हाँ जी। नहीं, बस कॉन्फिडेंस नहीं है तुम्हारे अंदर, चुप कराना बच्चों को जानते हो? हाँ, इसको वो दिलवाना पड़ेगा, चिप्स चिप्स दिलवाना पड़ेगा।
भैया एक चीज और बता दो, किसको क्या क्या दिलवा दें देश में जो सब लोग चुप हो जाएं। यहां तो चिप से काम बन रहा है, वहां चिप से काम नहीं बन पा रहा है। देखो कुछ कोशिश करो तो मम्मी लेके जाएं या पापा लेके जाएं, कोई ऐसी बात नहीं। हम तो चाहते थे तीनों लोग यहां बने रहें। तुम तो घुमा लाओ थोड़ा सा, जाओ जाओ तुम घुमा लाओ और पत्नी को यहीं बनी रहने दो, है ना, और घुमा के जल्दी आना। यही तरीका है भैया। जब हल्ला ज्यादा हो जाए तो कैसे चुप कराएंगे? फिर यही है कि एक जना जाएगा चुप कराने के लिए, बाकी सारे लोग यहाँ पे। नमस्कार साहब, कहाँ से आना हुआ? पीतमपुरा से आए हैं क्या? एक ही सवाल है जो नहीं, सवाल तो अभी हो ही नहीं रहा है। अभी कोई सवाल नहीं है, अभी तो बस परिचय पूछा जा रहा है और हम तौल रहे हैं कौन कौन पहलवान कहाँ से आया है। तो आप कहाँ से आए हैं? पीतमपुरा से। जी, क्या नाम है साहब आपका? राजीव सचदेवा। राजीव सचदेवा साहब, बहुत बहुत स्वागत है। रिटायर्ड हैं? कितना समय हो गया रिटायर हुए? कई साल हो गए रिटायर हुए तो। अच्छा, आप क्या काम करते हैं? अब दिन में रात को सोता हूँ, दिन में आराम करता हूँ। ये दिल्ली का ये खास अंदाज है, दिल्ली का ये खास अंदाज है। और शिकायतें बहुत होंगी इनको और सवाल भी बहुत सारे होंगे, लेकिन कुछ करिए, थोड़ा बहुत कुछ करिए। मैं आपसे जरूर पूछूंगा, आपका सवाल जरूर लूंगा। आप निश्चित तौर से सवाल लेके आए सचदेवा साहब, मैं जरूर लूंगा। लेकिन जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं मैं उनसे अब तारुफ करा देता हूं। नीरज मिश्रा जी कुछ देर में पहुंचेंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, अभी तक नहीं आ पाए, ट्रैफिक में बीच में हैं। अनिरुद्ध प्रताप जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। थैंक यू सो मच अनिरुद्ध प्रताप सिंह जी। अनुराग ढांडा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, पूर्व पत्रकार रहे, टेलीविजन में बड़े लंबे समय तक इन्होंने भी काम किया है। अनुराग जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, थैंक यू सो मच। अवधेश जी ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, आते होंगे। अजय अरोड़ा जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ऑटो वाले उपाध्याय भैया बहुत बहुत शुक्रिया, नवल नाम है इनका। और आज एक कवित्री भी बैठी है, कल मिली थी मुझे, मैं कल सुन नहीं पाया था इनसे। खुशी जी, खुशी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या सुनाएंगी आज कविता? करती क्या है वैसे? सर वैसे तो मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई और मैं एक स्पेशल एजुकेटर हूँ। मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स वाले बच्चों को मैं टीच करती हूँ। अच्छा, मेंटल डिसऑर्डर। मैं आगे आ जाइए। मैं वैसे तो ये चाहता कि कविता से ज्यादा, क्योंकि अब आपकी स्वतः सुखाए है, ये स्वांता सुखाए है, तो मैं जरूर सुन लूंगा। लेकिन कभी मेंटल डिसऑर्डर पे बोलिए, आइए मेरे शो में आइए, तो उस पर जरूर बोलिए, वो उसकी बहुत जरूरत है लोगों को, बहुत सारे लोगों को। बहरहाल कविता कौन सी सुनाएंगी आज आप? सर आज ये समाज जो है, जो आज की युवा है, जो पीढ़ी में आजकल मैं देख रही हूँ बच्चे अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़कर आ रहे हैं, तो उसी से रिलेटेड मैंने एक कविता लिखी है। बहुत स्वागत है, सुन ले कविता, तब तक बाकी तो हल्ला हो गई, तो पहले कविता सुन ले। अरे जोर से बोलो पहले भाई। हाँ तो ठीक है, फिर कविता सुन लेते हैं और उसके बाद हो हल्ला होगा उसके बाद। जी अनुराग जी ठीक है ना? हाँ ठीक है जी। सर मैं माइक तो नहीं दे सकता मैं, ये मुझे कहाँ हटाना ये मुझे पता रहता है ना। हाँ तो मुझे हाँ माइक नहीं दे सकता। वह सुनाइए। चलिए। हाँ। तो नमस्कार, मेरा नाम खुशी पांडे है। सबको सबसे पहले हर हर महादेव। हाँ। और प्रतीक सर जी को बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पर। कविता कवि अगर भाषण देने लगे समझ लो कविता कमजोर है। हाँ तो सुनाओ फिर जल्दी से। हाँ हाँ जल्दी। कि जिंदगी भर की कमाई लुटा देने वाले माँ बाप को मैंने रोते देखा है। कि जिंदगी भर की कमाई लुटा देने वाले माँ बाप को मैंने रोते देखा है। वो जरा बूढ़े क्या हुए, उनकी औलाद को बदलते देखा है। क्या बात है, वाह। पकड़ उंगली चलना सिखाया। पकड़ उंगली चलना सिखाया। कि पकड़ उंगली चलना सिखाया, कंधों पर बोझ उठाया। कि पकड़ उंगली चलना सिखाया, कंधों पर बोझ उठाया। दिन रात जला रक्त अपना माँ बाप ने परिश्रम किया। और आई जब बहू बेटे की बारी, क्यों वृद्धा आश्रम को धर दिया। वाह क्या बात है। आगे लिखा कि एक माँ कहती अपने बेटे से या अपने बच्चे से। मैं ये कहता हूँ कि ये जो माँ बेटे से कह रही है ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसको मैं सुनूंगा थोड़ी देर में, बाकी मैं जरा इधर तार छेड़ लेता हूँ। जी बढ़िया कविता है और ये समसामयिक है। आजकल वृद्धाश्रम की तरफ बुजुर्ग जो हैं परिवार के, मैंने कई बार बोला कि एक बाबा होते हैं, एक नाना होते हैं, और दोनों की जो पाजी आप तो ताला और चाबी वाले हैं ना, और दोनों की चाबियां गायब हैं, कोने में कहां बैठे हैं पता नहीं चल रहा। तो ये बिल्कुल हर घर की कहानी है और हर सामयिक है, बिल्कुल सामयिक है। अवधेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच। संसद मैंने कहा था जैसे खत्म हुई, उसके बाद 2-4 प्रतिक्रियाएं हैं। मैं शो को प्रारंभ करता हूं, प्रतिक्रियाएं सामने रख देता हूं। आम आदमी पार्टी ने आज वैसे एक वीडियो भी ट्वीट किया
और वो एआई से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से है, जिसमें अंबेडकर साहब इंडिया गेट के सामने मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। वैसे सब में होड़ लगी कौन किसके, अंबेडकर जी किसकी तरफ ज्यादा हैं, ये इस बार सबसे ज्यादा इस समय चर्चा है देश में कि अंबेडकर जी हमारे हैं, वो कहते हैं हमारे हैं, वो कहते हैं हमारी तरफ हैं। लेकिन इस बीच में आजाद पार्टी जो है, उनके जो लीडर हैं, उनका एक बयान है, मैं रख देता हूं। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि इस समय जो कुछ हुआ अच्छा हुआ, और इस समय अंबेडकर जी पर पूरे देश में चर्चा हो रही है, जो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। ये चंद्रशेखर आजाद जी का बयान है, जो कि आजाद पार्टी के हैं। उधर एक बयान और आया, और प्रियंका जी ने कहा कि मेरे भाई को मैं अच्छी तरह से जानती हूं, अपने भाई को, वो ऐसा बर्ताव नहीं कर सकते, वो जो धक्का मुक्की वाली बात है। आज उनको जब प्रदर्शन हो रहा था संसद परिसर के अंदर, तो सांसद के सामने जब ले जाया गया, ये बीजेपी का हिस्सा है जो बीजेपी ने कहा, उन्होंने कहा कि जब उनके सामने ले जाया गया और राहुल जी खुद चलकर आए और उन्होंने देखा, तो उनके पूरे बर्ताव में अहंकार दिख रहा था। उनका जो बर्ताव था वो अहंकार में था, और वो बहुत अहंकार में भरे हुए थे। ये बीजेपी ने के प्रवक्ता अनुराग जी ने, नेता जो हैं, एमपी हैं, उन्होंने ये बात कही। बातचीत का सिलसिला मैं वहीं से शुरू करूंगा जहां मैं कल छोड़ के गया था। सबसे पहले अनुराग ढांडा जी, देन द बीजेपी। जी अनुराग, देखिए प्रतीक, आगे आ जाओ जी। हाँ प्रतीक जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये तो चलिए ठीक है, बहुत अच्छा है कि इस बहाने बाबा साहब के ऊपर पूरे देश में डिबेट हो रही है, चर्चा हो रही है। उनके जीवन को सबको जानना चाहिए। और जो आपने एआई का जिक्र किया, बाबा साहब तो हमारे आदर्श हैं। बाबा साहब की विचारधारा पे, उनके बनाए हुए पदचिन्हों पर आम आदमी पार्टी चलती है। बाबा साहब कहते थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी को ये बर्दाश्त नहीं है कि गरीब, वंचित, पिछड़ा, मजदूर वो शिक्षित हो और दहाड़े। इसलिए वो उस पूरी विचारधारा को ही चोट करना चाहते हैं उसके ऊपर। बाबा साहब का भरी संसद में जिस तरीके से अपमान किया गृह मंत्री अमित शाह जी ने, हमारा सवाल ये, किसने किसको धक्का दिया, किसने किसका रास्ता रोका, ये सब पे बाद में चर्चा कर लेंगे ना। पहले कम से कम ये तो तय कर दीजिए कि जिसने बाबा साहब का अपमान किया वो पूरे देश से माफी मांगेगा कि नहीं मांगेगा, या उसको इतना अहंकार है कि वो बाबा साहब का अपमान करने के बाद भी वो उसी तरह से राजनीति करते रह सकते हैं। ये कैसा एक लाइन में मैं अपना समअप करूंगा, ये कैसा बाबा साहब ने संविधान बनाया था सबको बराबर अधिकार देने के लिए, ये कैसा इसका इस्तेमाल हो रहा है, उस संविधान को किस तरीके से बीजेपी इस्तेमाल कर रही है कि अगर बीजेपी कोई कंप्लेंट करेगी तो एफआईआर तुरंत दर्ज हो जाएगी मिनट के अंदर, और अगर विपक्षी कोई कंप्लेंट करेंगे तो वो कंप्लेंट ही बनी हुई है, उस पर एफआईआर दर्ज नहीं होगी। ये कैसा, किस तरीके का संविधान का इस्तेमाल कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और इन सारी चीजों के जरिए वो बाबा साहब का ये अपमान कर रहे हैं, सिर्फ बोल बोल के नहीं कर रहे हैं, इन सारे कर्मों से भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को उनके घर में जाके गिरफ्तार करके ले आइएगा, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता पर कितने मर्जी आरोप लगते रहे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर कोई भ्रष्टाचारी है, सीबीआईडी का केस चल रहा है, जैसे ही बीजेपी में जाएगा उसके ऊपर कार्रवाई बंद हो जाएगी। ये सारी चीजें करके संविधान का अपमान करने का, बाबा साहब का अपमान करने का काम बीजेपी कर रही है। और अब तो गृह मंत्री जी ने बोल के भी अपमान कर दिया है। हमारे भगवान है बाबा साहब, पूरे देश के लोगों के भगवान है बाबा साहब, इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। राइट, ढांडा साहब। हाँ सर, कांग्रेस को अभी भी विश्वास है ना कि बैल दूध देगा, लेकिन होने वाला नहीं है। कौन दूध देगा? बैल दूध देगा। कौन? कांग्रेस के लोगों को विश्वास है कि एक दिन बैल दूध देगा, लेकिन देने वाला नहीं है। एक कांग्रेसी नेता लोग। अरे रुको 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 रुको, प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। हाँ एक कांग्रेस क्या राहुल गांधी का प्रधानमंत्री बनेगा? कभी नहीं। रुको 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 रुको, बहस बहस बहस। इन्होंने कहा बाबा साहब। नीरज जी आगे, नीरज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। वो मुझे मालूम है, ट्रैफिक में आप फंसे हुए थे। जी जी। बाबा साहब इतने सारे दुकान खोल के रखे हुए थे, जितनी पार्टियां हैं बाबा साहब अम्बेडकर के नाम की, लेकिन ये सारे दुकानदार निकले, उनके विचारों पर कोई खरा नहीं उतरा, कोई खरा नहीं उतरा। आज ये आप ये बताइए, बाबा साहब अम्बेडकर के साथ वो अपमान था जब उन्हें 2 बार कांग्रेस ने चुनाव में हरा दिया। आज मैं कहना चाहता हूं देशवासियों को, अगर लोकतंत्र के मंदिर में बाबा साहब अम्बेडकर जीत करके गए होते लोकसभा में, और उन्होंने अपने विचारों को संसद में कहा होता, तो मेरे देश की दिशा आज कुछ और होती। लेकिन इन लोगों ने उन्हें लोकतंत्र में पहुंचने नहीं दिया, संसद तक उनको पहुंचने नहीं दिया। हमारा दुर्भाग्य है, उस देश का दुर्भाग्य है कि बाबा साहब अम्बेडकर को एक बार नहीं 2 बार चुनाव में आज डिबेट के मूड में है सारे लोग, और बहुत अच्छी बात। नीरज जी आपका स्वागत है। नीरज जी आगे कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। जी आगे। प्रतीक जी, मैं तो नवल भाई की बात को पहले ठीक कर देता हूं
इनको शायद ये तथ्य नहीं पता इतिहास का बिल्कुल सही, कि क्लियर बाबा साहब अम्बेडकर जो थे वो तो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर हो गए थे, वो भी आप ही की वजह से हुए थे। और उसके बाद हमने पहली बार जो बाई इलेक्शन हुआ इस देश के इतिहास में वो उन्हीं के लिए कराया। महाराष्ट्र में अपने अपने मेंबर को रिजाइन कराकर उनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर बनाया, और वो मेंबर हुए तब जाके ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बने। देखिए, इतिहास को ठीक से रखिएगा, इतिहास को ठीक से रखिएगा, इतिहास को ठीक से रखिएगा। पहली बार मुंबई सेंट्रल से उनके खिलाफ चुनाव लड़ा, प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री उनके खिलाफ प्रचार में गए। दूसरा चुनाव उन्होंने लड़ा, उसमें वो प्रचार में गए। तीसरा वो जब वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाना था तो जो पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री बने उन्होंने योगदान दिया, क्योंकि वो हिस्सा जो था जसोर का वो बांग्लादेश के हिस्से में पड़ रहा था। उसके बाद जयकर साहब ने वहां से इस्तीफा दिया, फिर वो आए। जी देखिए ना, आजाद भारत के इतिहास के बारे में बात करेंगे तो ये तथ्य तो मानना ही पड़ेगा कि अंबेडकर जी ने जो देश के लिए जितना योगदान दिया उसमें शायद रत्ती भर योगदान कांग्रेस की उस लीडरशिप का था जिसने अपने दिल को और अपने विजन को बड़ा रखते हुए ये कहा कि ये देश का फाइनेस्ट ब्रेन है उस लॉ के लिए जिसको इस देश को आगे दिशा दिखानी है, और उसके लिए काम किया। अब देखिए तो लेकिन उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पहले जो 296 उसमें वो नाम नहीं है, उनका नाम नहीं है उसमें। प्रतीक जी, आपने बिल्कुल सच बात कही, लेकिन हम आ जाते हैं अब अपने कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी पे। आप देखिए हमारे पास वहां कैसे कैसे लोग थे। आपको याद होगा राय साहब जो कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेता थे और पूरी दुनिया में वो लॉ के लिए जाना जाते थे, लेकिन उनको भी पीछे रखकर, क्योंकि इस देश की जरूरत थी। ये देश जिस तरीके से 100 साल, 150 साल, 200 साल के संघर्ष के बाद जुड़ रहा था, एक नए देश की परिकल्पना हो रही थी, सब लोग एक यूनियन ऑफ स्टेट्स में आ रहे थे, तो एक विजनरी बाबा साहब अंबेडकर की जरूरत थी इस देश को एक रखने के लिए। और आज की जो डिबेट है प्रतीक जी, उसमें समझिए बीजेपी की पेट में दर्द क्यों हो रहा है। बीजेपी को ये पहली बार लग रहा है कि 4 जून का जो रिजल्ट था उस संविधान की वजह से वो चौराहे पर कान पकड़कर खड़े कर दिए गए। आज जो अंबेडकर जी के बारे में अमित शाह ने बोल दिया, उनको लग रहा है सेल्फ गोल हो गया, लेकिन इसमें तो इसके पुराने इतिहास में भी चले ना। प्रधानमंत्री जी तो बड़े अच्छे लेखक हैं, बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं। मैं कुछ किताबों के अंश लाया हूं। ये 2010 में चीफ मिनिस्टर रहते हुए इन्होंने किताब लिखी जिसका नाम था समरसता, आपने शायद पढ़ी भी होगी। समरसता के एक पैराग्राफ में प्रधानमंत्री मोदी जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे वो कहते हैं कि दलित और जो मंद बुद्धि बालक होते हैं वो एक जैसे होते हैं, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत। हम तथ्यों के साथ बात कर रहे हैं। ये सब देखिए आधे अधूरे ज्ञान के साथ आए ना। उस किताब में लिखा है कि दलित और मंद बुद्धि बालक दोनों स्पेशल ट्रीटमेंट मांगते हैं, बिना वजह रोते हैं, और उनको आपको अटेंशन की देनी पड़ती है। और वो जो कि खुद स्वयं ओबीसी है वो ये लिख रहे हैं। अच्छा, एक और प्रतीक जी, एक और किताब 2007, आपको पता होगा जीएसपीसी, वही कॉरपोरेशन जिसको बेच के अडानी को देना चाह रहे थे, उसने एक किताब को इनके लिए प्रिंट करवाया जिसका नाम था कर्मयोग। मोदी जी उसके ऑथर हैं। उसके अंदर वो क्या कहते हैं, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम somebody must have got enlightenment that it is their duty to work for the happiness of entire society and God's। ये वाल्मीकि के लिए लिख रहे हैं कि इनमें से किसी को तो ये समझ आया होगा कि ये जो आप स्कैवेंजिंग, मैनुअल स्कैवेंजिंग करते हैं, इसको रोक देना चाहिए, लेकिन ये तो शायद भगवान का काम है। जो वाल्मीकि है उसको नाले में जाकर मैनुअल स्कैवेंजिंग करनी चाहिए। ये प्रधानमंत्री के विचार है। एक तथ्य राजनीति की कहां तक ये लोग प्रकाशा ले आए हैं। ये उस वाल्मीकि को कह रहे हैं जो वाल्मीकि भगवान हमारे प्रभु श्री हमारे रामायण लिख करके हमें श्रवणों को ब्राह्मणों को देते हैं, और वही वाल्मीकि का रामायण लिखा हुआ मेरा देश बड़े गर्व से मंदिर में पढ़ता है, ये उसको बांट रहे हैं। ये देखो बांटने की राजनीति। ये कहां जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी। इनके चरित्र को एक ऑटो वाला पहचान गया देशवासियों। बोले कि इनके चरित्र को एक ऑटो वाला। जी ना तो बीजेपी इन्होंने 2 किताब का हवाला दिया, एक किताब का हवाला दिया, और जो ये बोल रहे हैं बिल्कुल तथ्य से गलत है। इस पर लीगल कार्रवाई हम लोग करेंगे, सीधी सी बात है। नहीं, नंबर 1 नेशनल चैनल पे आप खड़े होकर पब्लिक के सामने आप एक झूठ बोल रहे हैं, इस पर लीगल कार्रवाई करना बनता है भारतीय जनता पार्टी का। नंबर 1 झूठ बोल रहे बैठ के आप प्रधानमंत्री। दूसरी बात नहीं, अभी नहीं, अब आप जिनको चाहिए चांस। नंबर 1, हाँ,
आम आदमी पार्टी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रही है। जाहिर सी बात है कि अरविंद केजरीवाल आर्टिफिशियल ही काम कर सकते, नेचुरल तो कसम खा के अन्ना जी की बैठे थे कि अन्ना जी को भी ठग लिया, उतना ठग्गू के लड्डू ने ठगा होगा जितना अरविंद केजरीवाल ने लोगों को ठगा। वो अपने बच्चों की कसम खाते हैं, कभी हम ऐसे नहीं चलेंगे, सरकार कांग्रेस के साथ नहीं बनाएंगे, लेकिन उसका कसम भूल गए। उसका लोकपाल को लेके, हर चीज को लेके उनका यही है, तो उतना ठग्गू के लड्डू और गिरगिट ने रंग नहीं बदला होगा। इसलिए केजरीवाल जी के कोई बातों कोई भरोसा नहीं करता है। बात आती है शिक्षा की, बात करते हैं। जब शिक्षा की बात आती है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर, यही आम आदमी पार्टी के सांसद लोकसभा और राज्यसभा के अंदर उसके विरोध में आते हैं। जब आयुष्मान कार्ड देने की बात आती है, क्योंकि वो भी तो बाबा साहब कहते गरीबों और वंचितों को मुफ्त इलाज दिया जाना चाहिए, और उसके बाद में क्या कहते हैं, आयुष्मान कार्ड दिल्ली के अंदर नहीं देते हैं क्योंकि उसमें आदरणीय मोदी जी का फोटो होता है। इतनी चिढ़ और इतनी नफरत इनको है, एक बात है। दूसरी चीज, अगर बार बार बात करती कांग्रेस, अरे साहब इतना भगवान मानते हो तो नेहरू जी खुद को, इंदिरा जी खुद को, राजीव जी के डेथ के बाद 2 महीना बाद भारत रत्न दे देते हैं, और बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न नहीं दे पाते। इतनी शर्म नहीं आती है? बात ये करते हैं बार बार, जब देखो तो बात ये करेंगे कि राइट। बिल्कुल, जो इन्होंने बात बोली है सिर्फ उन मुद्दों के ऊपर बात करूंगा। इन्होंने कहा शिक्षा की बात, तो मैं ये कहना चाहता हूं 20 राज्यों में इनकी सरकार है, किसी एक राज्य में भी जैसे दिल्ली में स्कूल है वैसा एक भी स्कूल दिखा दें तो राजनीति छोड़ दूंगा। इनके प्रधानमंत्री को नकली स्कूल बना के गुजरात में फोटो खिंचानी पड़ती है, नकली स्कूल में नकली स्कूल बना के फोटो खिंचाई थी। दूसरी बात इन्होंने कहा इन्होंने नया स्कूल इन्होंने बनाया हो, एक स्कूल का नाम बताएं जिन्होंने नया स्कूल बनाया हो, एक स्कूल का नाम बता दें। राइट। अब तुम गिना जाओ। हाँ जी, क्या नाम है भैया? मेरा नाम भवानी कुमार सिजंदर है, मैं जगन्नाथपुरी से हूँ। तो मेरा बिजनेस है खड़ी बबुली में, मैं ड्राई फ्रूट का बिजनेस करता हूँ। तो जो आम आदमी भाई साहब ने बोले, मैं खैर इनके नाम नहीं जानता हूँ, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी को मैं बहुत पहले से जानता हूँ। तो मेरे को ये कहना है, आप जो अभी शिक्षा की बात कर रहे थे, तो शिक्षा सिर्फ नहीं है, मेरे पास ये वीडियो रखा है, आप देख के हैरान हो जाओगे। वीडियो ले लूंगा। हाँ ठीक है। एक एमसीडी जो अपना सिविक सेंटर नहीं है ये सामने, उसके सामने पानी बह रहा है। मैंने वहाँ के लोगों से, मैं सुबह जॉगिंग के लिए गया था, तो वहाँ के लोगों से पूछा, भाई साहब ये पानी क्या पानी, ना सुबह शाम बहता है? मैं कितने दिन से? बोले 2 से 2.5 महीना हो गया। और वो पानी इतने प्रेशर से मारता है कि सुबह से शाम तक मैं ख्याल पे 2 टाइम पे। राइट। टेकन योर पॉइंट। मैं जो इलाका ये बता रहे हैं वहाँ बीजेपी की पार्षद है। राइट, ठीक। प्रतीक जी, बात शुरू हुई, आज का टॉपिक था अम्बेडकर जी। अम्बेडकर जी का अपमान अब नहीं सहेगा हिंदुस्तान, अब नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और जहां तक जाग गए सारे लोग हैं, जहां तक भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में फर्क है। हमारे देश के गृह मंत्री, माननीय गृह मंत्री इस प्रकार का बयान देते हैं, और इधर ये बयान देते हैं। मैं अब ध्यान भटकाना नहीं चाहता, जेपी नड्डा जी जो इनके अध्यक्ष हैं, वो पूर्वांचलों की क्या बात करते हैं दिल्ली में। तो कहने का मतलब है इनको संभल के बोलना चाहिए, और अंबेडकर जी का अपमान। बयान जब कोट किया करिए तो बयान जरूर बताया करिए। जी जनाब मैं आ जाऊं। प्रतीक जी, पहले तो मैं कहूंगा कि देश में अत्यंत ही एक डरावनी स्थिति है, क्योंकि हमारे लोकतंत्र के शीर्ष इकाई अगर पार्लियामेंट के बाहर इस प्रकार की स्थिति पैदा होती है, बिल्कुल, और विपक्ष के नेता पर संगीन अपराधों में मुकदमा दर्ज होता है, और दोनों पक्षों में उपराष्ट्रपति और विपक्ष के नेता के विरुद्ध के बीच तूतू मैं हो जाती है, तो इससे भयानक स्थिति कुछ हो ही नहीं सकती है। आई एग्री। कम से कम अंबेडकर तो छोड़िए, किसी ने भी भारत में कल्पना नहीं की थी कि भारत इस दशा में पहुंचेगा कि राजनीति में, मतलब अगर मैं पूछ रहा हूं, मैंने गिरावट नहीं है ये। देखिए, राजनीति का मतलब लोकतंत्र में मतभेद हो सकता है, असहमति हो सकती है, लेकिन कटुता और शत्रु भाव पैदा हो जाए, दुश्मनी पैदा हो जाए, जब आपके सामने दुश्मन है तो न उसके प्रति सहानुभूति होगी न सम्मान होगा। ऐसी पॉलिटिक्स हम लोगों ने पहले देखी नहीं थी जो पिछले 6-7 सालों से शुरू हुई है। अब सेकंड बात पर आता हूं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जरा ठंडा से सोच करके ठहर के पॉलिटिकल पार्टी को सोचना चाहिए कि हम कहां जा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह का बयान 1 घंटे 42 मिनट का है, यह फैक्ट है। 12 सेकंड का एक पंक्ति आपने निकाला है।
संदर्भों से काट करके आप उसको पूरे देश में उड़ा रहे हैं। और दिन में भाषण हुआ, किसी ने उस पर तूता नहीं कि बड़ा बढ़िया भाषण हो गया। रात में जयराम रमेश जी ने एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट के बाद लगा है कि वो क्या होता है ना कि जब मुंह में खून लग जाता है ना झूठ और फरेब से, तो आदमी ऐसे ही करता है। चूंकि चुनाव के पहले आपने कहा संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा और आंशिक सफलता मिल गई, तो अब लगता है कि इसी प्रकार से पॉलिटिक्स करेंगे तो आगे बढ़ेगा। तो ये इससे घटिया, इससे अनैतिक, इससे पाखंडी झूठ और फरेब की राजनीति नहीं हो सकती है। ये विषैले और कसैले राजनीति से देश नहीं चल सकता है। अब मैं दूसरी बात पर आ रहा हूं। इस समय मैं पूछता हूं कि राहुल गांधी जी बाहर फूल दिखाते हैं ना, चलो आपकी गलती नहीं भी थी, लेकिन हम आप भी चलते हैं, आंदोलन करते रहे। अगर कोई सामने वाला गिरता है, पुलिस वाला भी गिर गया, तो उसको भी हम लोग उठाते हैं बाद में। कोई विरोधी गिर गए क्या हॉस्पिटल में राहुल गांधी राम मनोहर लोहिया में जा सकते थे, बयान था वहां दे सकते थे कि हमको दुख है, बाद में आप लड़ते रहते। तो अगर गांधी जी को मानते हैं तो इतनी मानवता अगर आप नहीं दिखाते हैं तो आप क्या देश के नेता होने लायक हैं? वो मतलब बड़े नेता हैं देश के नहीं। मैं जो अब मैं आ रहा हूं, मैं अम्बेडकर पे ही आ रहा हूं आपके पास। प्रतीक जी, मैं सिर्फ अवधेश जी की एक बात में एक सिर्फ एडिशन कर देता हूं। ये जो मानवता की बात कर रहे हैं, मेरा नेता तो 4000 किलोमीटर चल के मानवता का ही पैगाम देके जा रहा था। इनके देखिए, इनको माइक दे दीजिए, माइक दे दीजिए। बिना माइक के कमेंट्री का कोई फायदा नहीं। तो प्रतीक जी देखिए, जिन नेता के बारे में बात कर रहे हैं वो देश के प्रधानमंत्री हैं। मैं नहीं जिक्र करना चाहता था लेकिन कर देता हूं। गुजरात दंगे के बाद आप ही जैसे किसी साहसी पत्रकार ने पूछा था ना, क्यों मुसलमानों की जो हत्या हो गई, डेथ हो गई, उस पर आपकी क्या टिप्पणी है? तो बोले रोड चलती है, रोड पर चलते हुए कुत्ते का बच्चा भी मर जाता है, तो जितना दुख वहां हुआ उतना वहां हुआ। तो संवेदनहीन व्यक्ति के बारे में ज्यादा झूठ। पहली बात है राहुल गांधी जी की भारत तोड़ो यात्रा जो थी, आप पूरा मैप उठा के देख लीजिए। कहना नहीं चाहिए यहाँ उन्होंने उस क्षेत्र में गए जहां मुस्लिम वोट बैंक था और कहीं नहीं गए। बंगाल में उनको एंट्री नहीं मिली क्योंकि ममता बनर्जी ने उनको एंट्री नहीं दी ताकि मुस्लिम वोट चला ना जाए। उनकी पूरी यात्रा उठा के देखिए, केरल से लेके कश्मीर तक, केवल वहीं पे गए जहां मुस्लिम वोट बैंक था, उसके अलावा कहीं नहीं गए। राइट, मैं आ रहा हूं। एक मिनट, वन बाय वन। प्रतीक जी, मैं पहले दिन भाई साहब को धन्यवाद दूंगा जो सारी जिंदगी तो राजीव गांधी इंदिरा गांधी करता ना। इतिहास में पहली बार जो अम्बेडकर का नाम ले रहे हैं, पहली बार है। नहीं तो आप देख लीजिए इतिहास उड़ा के। पहली बात तो ये है। दूसरे भाई साहब हैं हमारे केजरीवाल जी के, वो इतने झूठे आदमी हैं सर। आप जब केजरीवाल जी यहाँ से कन्वेंसिंग कर रहे थे तो मैं उनके साथ घूमा था, लेकिन वो इतना झूठा आदमी है। ये एरिया केजरीवाल का ही है सर, ये एरिया केजरीवाल का ही है। आप देख लीजिए कितना काम कराया उसने। राइट, टेकन योर पॉइंट। आम आदमी पार्टी, देखिए, मैं सिर्फ दो चीजें कहना चाहता हूं। एक तो जो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से खुद ही जिक्र कर दिया, आयुष्मान योजना और संजीवनी योजना पे ले आए थे, तो पता होना चाहिए फिर उस बात को लेके भी। आयुष्मान योजना में फोटो तो मोदी जी छपवाते हैं कार्ड के ऊपर अपनी, लेकिन उसकी कंडीशन क्या है? 5 लाख तक खर्चा देंगे सिर्फ। और कैसे देंगे? अगर आपके घर में फ्रिज है तो आपको नहीं मिलेगा, अगर आपका बिजली का बिल 1000 रुपए तो आपको नहीं मिलेगा, अगर आपके घर में बाइक है तो आपको नहीं मिलेगा। ये सारी कंडीशन है। और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सारे सरकारी अस्पतालों में फ्री इलाज देते हैं। अब संजीवनी योजना लेके आए हैं। संजीवनी योजना में 60 साल से ऊपर के सब बुजुर्गों को, चाहे प्राइवेट में, आसफ अली अस्पताल है, अरुणा आसफ अली अस्पताल है, कुत्ते को काटने वाला इंजेक्शन नहीं है उसमें। कल मैं गया था, मेरे बच्चे को कुत्ता काटा हुआ है साहब। आज 3 दिन हो गया, 4 दिन कुत्ता काटा है छोटे वाले लड़के को। आसफ अली अस्पताल में कुत्ते काटने वाला इंजेक्शन नहीं है। हिंदू राव में भागना पड़ा मेरे को। अरे कहते हमने स्वास्थ्य मजबूत कर दिया। अरे आपने 400 स्वास्थ्य के नाम पर शराब की दलाली करी है कि देश सर्वसार हुआ। वन बाय वन। मैं जरूर आऊंगा, मैं आऊंगा। लो, आराम से। बातचीत का सिलसिला बिल्कुल मैं जोड़ूंगा। आप अंबेडकर पे एक बात कहना चाह रहे थे, मैंने आपको काट दिया। वेरी क्विक मैं ब्रेक पे जाऊं। ये तो क्विक वाला बड़ी समस्या हो जाती है ना पॉलिटिकल। टेलीविजन में तो यही है, क्विक है। मैं जानता हूं। ऐसा है
कि देश में सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी 55 साल अब सा एक प्रसंग नहीं बता सकती है जब उसने बाबा साहब का सम्मान किया। मैं तो कहता हूं एक प्रसंग बता दीजिए। दूसरी बात कि जो सुनिए, जब कैबिनेट का पहला नाम हुआ था तो गांधी जी के पास गए, उसमें अंबेडकर जी का नाम नहीं था। गांधी जी ने कहा कि भैया अंबेडकर का नाम क्यों नहीं है इसमें, जबकि गांधी जी के कटु आलोचक थे अंबेडकर, उसके बाद अंबेडकर जी का नाम आया। और तीसरी बात आपको बता रहा हूं कि जिस हैसियत में कांग्रेस थी, वो चाहती तो अंबेडकर जैसे व्यक्ति को बिना लड़े हुए भी पार्लियामेंट में लाया जा सकता था। तो आपका समय आपको, और उन्होंने त्याग पत्र क्यों दिया था, केवल हिंदू कोड बिल नहीं था। जो लियाकत हुसैन नहीं, लियाकत हुसैन जब आए, लियाकत हुसैन ने जिस प्रकार से समझौते किए और बाबा साहेब कह रहे थे कि वहां अनुसूचित जनजाति के, अनुसूचित जाति के लोगों का पाकिस्तान में जबरदस्त उनको मुसलमान बनाया जा रहा है, उन सबको भारत लाइए, मुसलमान बन गए हैं तब भी लाइए, फिर से उनको दलित बनाइए, उनको नागरिकता दीजिए। और उन्होंने समझौते से उनकी रक्षा पाकिस्तान पर छोड़ दिया और उस पर उन्होंने पूरा लेख लिखा है। अब अगली बार है तो मैं डेट वाइज उनके पत्र को कोट करके बोलूंगा कि उन्होंने क्या क्या कहा है उसके बारे में। और अंबेडकर जी की बात मानने वाले कम से कम मुस्लिम आरक्षण की बात इस देश में नहीं करेंगे। बातचीत का सिलसिला जरूर जोड़ूंगा। तमाम सारे लोग कुछ कहना चाहते हैं, बात करने के लिए आए हुए हैं। एक दो लोगों से बात जरूर करेंगे। यकीनन बीजेपी को चाहिए क्लैरिफिकेशन, मैं उनको भी दूंगा, उनका भी वो मांगना चाहते हैं, वो उनका भी। यादव जी कैसे हैं, बहुत दिनों बाद आए, बढ़िया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला जोड़ता हूं मैं। जी जनाब, कहां से आना हुआ आपका? सर फरीदाबाद से। मेरा नाम प्रतीक है और मैं आपकी पत्रकारिता का बहुत बड़ा फैन हूं। तो मैं जैसे कविता लिखता हूं तो आज के मुद्दे पे मैं कुछ पंक्तियां मुझे याद आ रही थी, वो मैं कहना चाहूंगा। तो ये सभी के लिए, जितनी भी हमारी राजनीतिक पार्टियां हैं, और ये एक सोशल मैसेज है सबके लिए। कहना चाहूंगा कि हम सब यही दिल से कहते हैं कि हम सब की रगों में बसता है हिंदुस्तान, हम सब की रगों में बसता है हिंदुस्तान। इसका दिल यूं मत दिखाओ, इसका दिल यूं मत दुखाओ, कहकर तू हिंदू तू मुसलमान। इस नफरत के धागों को आज फिर से काटो, इन नफरत के धागों को यूं फिर से काटो, फिर आज दो भाइयों को यूं ना बांटो। यही सेंटर लाइन है। कुछ भैया जी ये कविता ना बांग्लादेश में जाके सुनाओ। देखिए 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 देखिए, आराम से आराम से आराम से आराम से आराम, कूल डाउन कूल डाउन कूल डाउन। आप, किसी ने मुझसे कहा कि बड़ा कायल हूं, शो में आता हूं, देखता हूं बहुत सारी चीजें। यकीनन जितने आप हिंदू हैं उतना ही हम भी हिंदू हैं, और मुझे भी दुख होता है कहीं भी। और अगर कहीं भी कोई भी मुद्दा, अगर हम पैलेस्टाइन का मुद्दा उठाते हैं तो मुझे बांग्लादेश के मुद्दे में कहने में कहीं कोई हिचक नहीं होती, बिल्कुल कहीं हिचक नहीं होती, बिल्कुल। और इस बात का मैं हमेशा से इस बात का कहता रहा हूं, कहीं भी कोई भी शोषित है, दुखाया जा रहा है, दिल दुखाया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। हमने तो एक आदर्श स्थिति पैदा करी, एक आदर्श स्थिति, लेकिन हमारे पड़ोस में क्या हुआ, बगल वाला भी, पूर्वी वाला भी हो, पश्चिम वाला भी, दोनों को वो देखना चाहिए। निश्चित तौर से मैं ये बात कहता हूं, लेकिन मैं आपकी लाइनों का कायल हूं। और यही है हमारा मुल्क, और यही इसी मुल्क पे इसी तरह से चलना है। जो आपने कहा वो सत्यता है उसमें, और उसी के हिसाब से चलना चाहिए, उसी के हिसाब से बढ़ना चाहिए ये देश, उसी तरह का। जी जनाब आली, जी जनाब। सर मैं इन सब अंबेडकर प्रेमियों से बस एक चीज पूछना चाहता हूं, अगर ये उनका बर्थडे भी बता दें तो मैं मान जाऊंगा ये सच्चे अंबेडकर प्रेमी है। संविधान दिवस बता दें कब मनाया जाता है, मोबाइल आप सब लोग रख दो, और कोई भी अगर बताना चाहे हाथ उठा दे प्लीज। मैं आज एक बात कहना चाहता हूं, मैं तुम्हें मालूम है, तुमने पत्रकारिता की सारे, अरे मेरे भाई देखो, मैं तुम्हारे ऊपर भी एक बात कहना चाहता हूं भाई। देखो मैं एक बात कहना चाहता हूं, इधर देखो मेरी तरफ, मैं एक बात कहना चाहता हूं। यकीनन 14 अप्रैल मालूम है, लेकिन इसके बावजूद मैं तुमसे एक चीज कहता हूं, ये दिन तो आया जब बहस हो रही है इस मुद्दे पे, लोग चर्चा कर रहे हैं। आप पे भरोसा है आपको? नहीं, भरोसा सब पर है, हमें तो भरोसा सब पे है, मुझे तो भरोसा सब पे। ये चर्चा का विषय बना हुआ है, इस पर मुझे बहुत बहुत गर्व है, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि चर्चा हो रही है इस पर। लेकिन हाँ, ये मुद्दा, ये बहस एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के साथ चले तब तो बहुत अच्छा है। लेकिन इसमें सिर्फ ये कि जो एक लाइन है
कि मुझे मालूम है आपकी संख्या कितनी है, इसीलिए मेरा प्रेम आपसे उमड़ रहा है। इस बात को ध्यान रखना चाहिए। नहीं 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 नहीं, उन्होंने उन शोषितों की आवाज उठाई, समरसता का समाज में पैदा करने की कोशिश करी जो वास्तव में हाशिए पे थे। जी जनाब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजपाल है, मैं जयपुर से हूं। मैं 1 मिनट में 3 बातें कहूंगा। देखिए, मैं इस डिस्कशन को पूरा देख रहा हूं, शोशाबाजी काफी हो गई है। अंबेडकर कौन है? अंबेडकर वो व्यक्ति हैं जिसने संविधान रचा। हमें जानना चाहिए कि संविधान को खतरा कौन सी पार्टी से है, नंबर 1। नंबर 2, अंबेडकर कौन है? अंबेडकर वो हैं जिन्होंने इक्वालिटी और ब्रदरहुड का मैसेज दिया। आज की तारीख में एक समानता, भाई भाई में समानता और जो हमारा आपसी भाईचारा है, उसके लिए खतरा कौन सी पार्टी, आप सब लोग जानते हैं। नंबर 3, अंबेडकर कौन थे? अंबेडकर वो थे जिन्होंने कहा कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आपको यह जानना चाहिए कि ऐसी कौन सी पार्टी है जो शिक्षा के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करी है। तो मैं ये लास्ट में ये कहूंगा, दिल्ली दिल वालों का शहर है और दिमाग वालों का शहर है। दिल्ली ने पिछले 3 बार से आम आदमी पार्टी को चूज किया है, इस बार भी उसे ही चूज करेगी। अमित शाह तक क्या जहां का सवाल है। राइट 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 राइट, टेकन योर पॉइंट, 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 टेकन पॉइंट। जी बीजेपी, जी बीजेपी। अरे कोई बात नहीं, पार्टी का बात कह रहे तो कहने में कोई बुराई थोड़ी ना है। अरे कोई अरे देश की बात कहनी चाहिए, उन्होंने कह दिया अपनी बात, दिल की बात रखे थे, कह दिया। खैर चलिए, आम आदमी पार्टी क्या बात करना। केजरीवाल जी वादा करके आए थे पाठशाला बनाऊंगा, मधुशाला उन्होंने खोल दी। तो उन्होंने पाठशाला तो बनाई नहीं, और हरिवंश राय बच्चन जी की मधुशाला पड़ी, मधुशाला खोल दी। बात ये आती है कि जब बार बार अब बाबा साहब अंबेडकर की बात होती है। मैं एक बात कह देता हूं, वो हरिवंश राय जी की वो किताब जो है वो अपने आप में बड़ी तारीखी किताब है और उसके बड़े मायने हैं, लेकिन बात आपकी है, मैं असर माथे पे रख लेता हूं। जी हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि बाबा साहब अंबेडकर की बार बार बात कांग्रेस वाले करते हैं। समरसता दिवस कब से मनाया जाने लगा? 14 अप्रैल को 2014 के बाद ही मनाया जाएगा। उसके पहले तो आपकी 55 साल सरकार थी, कभी आपने सांस नहीं लिया। 125वीं जयंती जब बाबा साहब को ईवन में मनाई जाने लगी तो कांग्रेस के छाती पे सांप लौटने लग गए थे। अरे भाई, क्योंकि सैम पिट्रोडा ने एक ट्वीट लिखा, उस ट्वीट में यह लिखा हुआ था कि साहब बाबा साहब अंबेडकर का कंट्रीब्यूशन तो बहुत कम है, नेहरू जी का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। तब उसके बाद में मजबूरी में उनको ट्वीट डिलीट करना पड़ा, लेकिन आपने सैम पिट्रोडा को, अंकल को नहीं हटाया। अगर बात यह आती है कि उनका 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने की बात होती है, 2015 के पहले 26 नवंबर के पहले क्यों नहीं मनाया गया संविधान दिवस 2015 के पहले? क्योंकि इनमें दम नहीं था, केवल नेहरू, इंदिरा इन्हीं को लेके। भाई, नेहरू जी का कंट्रीब्यूशन रहा, देश के पहले प्रधानमंत्री थे, ठीक है, उनका किससे प्रेम था क्या नहीं था वो अलग विषय है, लेकिन कम से कम जब बाबा साहब अंबेडकर की जब बात आती तो ना आप भारत रत्न देते हो, ना उनके क्या कहते हैं। हालत यह थी कि यहां पे अलीपुर रोड पे उनकी पत्नी चली गई अलवर, और उनके घर को, जब नेहरू जी की सरकार थी, उनके घर को तहस नहस कर दिया गया था।